नमस्कार आप सभी को। यू आर वेलकम कोयलेस स्टडी सेंटर पर। तो जैसे कि आप लोगों ने पहली वीडियो देखा ही होगा, ठीक है। तो विषय है आज का यूजी फर्स्ट सेमेस्टर का न्यू सिलेबस के ऊपर, जिनका एग्ज़ाम अगस्त में है। तो आज का विषय है अंडरस्टैंडिंग इंडिया के ऊपर। तो इसका मैंने और एक वीडियो अपलोड कर चुका है, इसका पार्ट 1, ठीक है। आप लोग अभी तक नहीं देखा तो इसका प्लेलिस्ट में या तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप लोग चेक कर लेना। तो उसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे, इसका जो द्वितीय पार्ट है, दूसरा पार्ट पर, ठीक है। पार्ट 2 में आज बात करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसके विस्तारित आलोचना किए थे, इस पर 2-3 तक हम लोग कर लिए थे, 2 तक शायद, 2 नंबर जो पॉइंट था वहाँ तक कर लिए थे। ये उत्तरी विशाल उत्तरी मैदान ये सब हो गया था। तो आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो जाके देख लेना। अब इसका दूसरा पार्ट में हम लोग आलोचना करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। तो जो तीसरी पार्ट शुरू होता है आप लोग का यहाँ से, तो वो तीसरी पार्ट है और 3 नंबर जो पॉइंट रखा गया है भारत का परिचय के बारे में, तो दक्षिण का पठार है। अब दक्षिण का पठार जो है, इसमें से हम लोग को पूरा विस्तृत जानकारी आप लोग को अभी देंगे, ठीक है, कि क्या है दक्षिण का पठार, कहाँ ये अवस्थित है, भारत का मैप में आप लोग को दिखाएंगे। तो सबसे पहले थोड़ा दक्षिण का पठार के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यह प्रदेश विंध्याचल से लेकर आसा अंतरिक्ष तक फैला है, ठीक है। तो इसकी प्रमुख नदियाँ जो है, ये इसका खास इसको बनाती है हर। तो इसका प्रमुख नदी है महादानी, ठीक है, और दक्षिण का पठार का। तो इसका जो मैप है ना, वहाँ से आप लोग आराम से देख सकते हैं कि ये जो पूरा का हिस्सा है ना, ये दक्षिण का पठार में आता है, ये पूरा हिस्सा, ठीक है। तो यहाँ पर महादानी नदी है, कृष्णा नदी है, कावेरी है। तो ये मुख्य नदी है, और भी नदी है तो उसका उतना जिक्र हम लोग इस वीडियो में नहीं करेंगे। तो यह पठार पर्वतीय एवं घने जंगलों में घिरा होने के कारण आसानी से नहीं जीता जा सकता था। तो इसका कारण था, ठीक है। यहाँ कोई भी राजा यहाँ पर आके अपना जो राज्य की स्थापना नहीं कर सकता था, क्योंकि पहले से जिसको पठार के बारे में, पहाड़ के बारे में, नदी जंगल के बारे में जानकारी रहेगा, वही लोग यहाँ पर युद्ध लड़के जीत सकता था। इसलिए इसको आसानी से नहीं जीता जा सकता। इसलिए इसका इतिहास उत्तरी भारत से अलग ही रहा है। हम लोग इससे पहले इधर उत्तरी का जो मैदान है, उत्तर साइड में जो राज्यों का स्थापन हुआ था, राजा का उत्थान पतन हुआ था, इसके बारे में बात किया है इससे अगला वीडियो में। तो इतना आसान नहीं है दक्षिण का पठार के साइड में रहना। यहाँ का जो अनुकूल परिस्थिति है, ये सब विभिन्न तरह का अलग अलग है। तो मोटी तौर पर कहा जाए तो दक्षिण का पठार भारत का इतिहास का महत्वपूर्ण प्रभाव रहा है। तो दक्षिण का पठार भारतीय इतिहास का प्रभाव, दक्षिण पठार से भारतीय इतिहास पर हम लोग बात करेंगे, निम्नलिखित प्रकार का है। तो इसका पॉइंट हम लोगों ने लिया है, इधर आप लोग देख सकते हैं कि 1 नंबर में जो हमने पॉइंट लिया है, इस पर आप लोग इसको लिखिएगा पॉइंट पॉइंट करके, ठीक है, एग्जाम में। तो भारत और भारतीय राजनीति का एकता को बनाए रखने के लिए कठिनाई था। अब जो भी इतिहास पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत यूट्यूब में वीडियो या तो गूगल में आर्टिकल ये सब पढ़ा होगा या किताब पढ़ा होगा, उन लोगों को पता है कि जब अंग्रेज सरकार था या उससे पहले भारत में बहुत सारा राजाएं थे। कहा जाता है कि 562 रियासत था, उसमें 562 राजा हुआ करते थे एक टाइम में भारत में, ठीक है। तो इसलिए सबको एक करना, अब भारतीय राजनीति का ये एकता बनाए रखना बहुत ही कठिन था, ठीक है। तो इस पॉइंट पर आप लोग इस प्रकार से लिखिएगा कि दक्षिण का पठार काफ़ी ऊंचा नीचा है। यह महादानी और गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदी इत्यादि नदियों से विभाजित है, और इसी कारण उत्तरी भारत के शासक को हमेशा दक्षिण भारत तथा दक्षिण भारत के शासक को हमेशा उत्तरी भारत में अपना अधिकार स्थापित करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता था। अभी इसमें आप लोग कैसे समझेंगे, देखिए, जो इस साइड का जो राजा लोग था, ठीक है, उत्तर साइड का, ये लोग दक्षिण में जाके अपना राजपाट नहीं कर सकते थे। यहाँ पर आक्रमण करके ये लोग हरा नहीं सकते थे युद्ध में, क्योंकि देखिए यहाँ का जो भौगोलिक परिस्थिति है अलग है, यहाँ का भौगोलिक परिस्थिति अलग है। अब
किसी भी युद्ध जीतने के लिए वहाँ का भौगोलिक परिस्थिति जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उसको यूज़ करके भी आप आसानी से युद्ध जीत सकता है। ठीक है, जानकारी के लिए मैं बता दूँ आप लोगों को, जैसे कि भारत पाकिस्तान का जो कारगिल में युद्ध हुआ था ना, उसमें पाकिस्तान वाला सब ऊपर में बैठा हुआ था, वहाँ से एक पत्थर भी छोड़ देता था तो यहाँ भारतीय सेना आराम से मर जाता था। तो इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो इसलिए भौगोलिक परिस्थिति की जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये एक कारण था। हम लोगों ने दूसरा पॉइंट इस पर लिया है। दूसरा पॉइंट है कि प्राचीन दक्षिणी भारत का प्रथम इतिहास था। ठीक है, प्राचीन दक्षिण भारत का प्रथम इतिहास था और उस इतिहास का गौण स्थान था। ठीक है, तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं कि प्राचीन काल में यातायात के साधन का अभाव था। अभाव के कारण दक्षिण भारत का इतिहास उत्तरी भारत के जो इतिहास है उससे अलग थलग है। अतः यही कारण है कि अधिकांश भारतीय तथा विदेशी इतिहासकारों ने भी जितना महत्व उत्तर भारत के इतिहास को दिया है उतना महत्व दक्षिण भारत के इतिहास को नहीं दिया है। इसका रीज़न क्या है? देखिए, मोटे तौर पर समझ लीजिए। जैसे कि मान लीजिए कोई भी इतिहासकार आता है भारत को घूमने के लिए या विजिट के लिए। ठीक है, तो यहाँ आके वो लोग कहाँ बैठता है? राजा के पास जाएगा। तो राजा तो हमेशा दिल्ली में रहता था या मगध में रहता था। तो इधर से जब कोई भी इतिहासकार आते थे इस साइड से, ठीक है, पाकिस्तान साइड से, तो वो लोग आके यहाँ के बात उत करके चले जाते थे सीधा। अब पहले क्या था ना, यातायात का साधन नहीं था। ठीक है, तो उधर से ये लोग आकर यहाँ राजा से बात उत करके पूरा यहाँ का जो भी पंडित लोग था उन लोग से मिल करके बात उत करके यहाँ से चला जाता। अब वहाँ से कौन आएगा यहाँ तक, दक्षिण भारत तक? यहाँ का जो भौगोलिक एरिया है, यहाँ का राजा लोग से मिलने के लिए पहले पहले नहीं आता था। उस टाइम इतिहास तब तक छाप चुका था, पूरा लिखा हो कंप्लीट हो गया था। ठीक है, फिर बाद में क्या हुआ, समय बीतते गया, कालांतर के साथ साथ इतिहास भी बदलते गया। अभी और नया नया इतिहास बन रहा है। ठीक है, और जो सच्चाई है वो बाहर निकल कर आ रहा है। तो इसलिए उसका अधिक महत्व पहले उत्तर भारत को ही महत्व दिया जाता था। और इसलिए आप लोग भी देखिएगा कि सबसे ज़्यादा भारत का जनसंख्या ना उत्तर भारत में ही है। ठीक है, और उसका दक्षिण भारत में उतना ज़्यादा जनसंख्या है नहीं। उसके लिए आप लोग उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का जनसंख्या आप देख लीजिए, पूरा पाकिस्तान से भी ज़्यादा है। ठीक है, तो अभी इसका जो हम लोग तीसरे पॉइंट लिया है इसी पर, हिंदू संस्कृति की रक्षा। अब हिंदू संस्कृति की रक्षा में आप लोग यहाँ से कैसे लिखेंगे, दक्षिण के पठार से। तो जिस समय उत्तरी भारत में तुर्क अफगान का भयंकर आक्रमण हो रहा था। ठीक है, तो ये जो तुर्क लोग आया था, ठीक है, ये लोग अफगान लोग जो है, अफगान लोग आप लोग का पता है कि अफगान से जो आएगा तो इधर से ही आएगा। अब इधर से आएगा तो भयानक टाइप का यहाँ से हर दिन किसी ना किसी तरह का यहाँ मतलब कुछ दिन अंतर अंतर में युद्ध होता ही रहता था। राजा बहुत परेशान रहता था, वहाँ का जनता बहुत परेशान रहता, वहाँ का जो सैनिक था वो लोग भी बहुत परेशान रहता, कब क्या होगा पता नहीं। तो इसलिए वहाँ का सब कुछ, ये जो कागजात है, जो मतलब एविडेंस था, वो सब ज़्यादातर नष्ट हो जाता था युद्ध होने से, घर उर जला दिया जाता था। अब कोई राजा यहाँ के बस गया तो क्या करेगा, वो जो पहले से राजा था उसका पूरा जो मतलब सबूत वबूत सब कुछ मिटा देना चाहता था, मंदिर वंदिर ध्वस्त कर देता था। तो इसलिए हिंदू संस्कृति की रक्षा इधर से नहीं हुआ, तो उतना नहीं होता था। तो अफगान का भयंकर आक्रमण के साथ उन्होंने क्या किया, हिंदू तथा बौद्ध मंदिरों को, प्रसिद्ध नगरों को लूटा तथा भारी संख्या में मारा काटा। अतः उस समय लाखों लोग अपनी जान बचाकर दक्षिण की ओर भाग गए। तो जो उत्तर में लोग था, जो इंसान सब, मनुष्य सब उत्तर में बसवास करता था, वो लोग क्या हुआ ना, यहाँ से उठ करके सब उत्तर की तरफ आके रहने लगा। तो वहाँ जो हिंदू सब था वो लोग आके इधर बैठ गया। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि दक्षिण के शासकों ने उत्तर के मुस्लिम आक्रमणकारी को बड़ी वीरतापूर्वक मुकाबला किया और हिंदू संस्कृति की रक्षा कर संभवतः प्रयास किया। दक्षिण भारत में प्राचीन हिंदू का मंदिर बहुत ही कम मात्रा में क्षति हुआ। तो इससे क्या हो ना, जो अभी इस साइड में दक्षिण साइड में जो भी मंदिर था, आप लोगों को पता है कि हिंदू सभ्यता का बहुत बड़ा बड़ा मंदिर तमिलनाडु में है, जैसे कि तिरुपति है, बालाजी मंदिर है। तो इस प्रकार से हिंदू सभ्यता का रक्षा हुआ था। तो ये था इसका लास्ट पॉइंट दक्षिण पठार का। अब अगला जो है 4 नंबर में हम लोग जो पॉइंट लिया है वो है कि
पूर्वी तट और पश्चिम तटवर्ती मैदान। तो इसको तो आप लोग आराम से, जो लोग थोड़ा भी जियोग्राफी का नॉलेज है उन लोगों को पता होगा कि पूर्वी तट कौन सा है। तो पूर्वी तट आपको लोग को मैं यहाँ से दिखा देता हूँ कि ये है पूर्वी तट, ठीक है। पूरा ये जो कलर किया हुआ अलग से, और ये पश्चिम तट की मैदान, ठीक है। समुद्र किनारे जो है ये पश्चिम तट की मैदान इतना फैला हुआ है, ठीक है। तो ये पूर्वी तट और पश्चिम तट के बारे में हम लोग यहाँ से अभी जानेंगे, इसका बारे में पूरा विस्तार से। तो देखिए इसमें हम लोग अलग अलग से पॉइंट किया हुआ है कि जो क्या है। पहला पॉइंट ये है कि देश का की विफलता तथा राजनीतिक एकता का अभाव। तो देश में राजनीतिक एकता नहीं था पहले इतिहास में कहा जाए तो, क्योंकि पूरा भारत में आप लोगों को पहले ही बताया कि 562 रियासत में मुख्य प्रकार से बहुत सारा राजा था, ठीक है। तो इसलिए क्या होता था ना कि ये जो देश का विशालता तथा इसमें विफलता नहीं होगा, ठीक है। इसमें गलत से ये लिखा गया है, ठीक है। इसके बदले में क्या होगा, इसका विशालता होगा, ठीक है। क्या होगा, विशालता होगा, विशालता। तो ये विशालता तथा राजनीतिक एकता का अभाव। तो देखिए इसमें हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे कि आप लोग लिख लीजिएगा थोड़ा। प्राचीन समय से ही भारत में राजनीतिक एकता का अभाव था। मतलब भारत के राजा आपस में लड़ा हुआ करते थे, हम लोग देखे हैं महाभारत में भी। और फिर बाकी जो भी राजा है शुरू से लेकर, जो मगध का राजा था, जो चोल शासक था, जो राष्ट्रकूट का शासक था, जब गुज्जर प्रतिहार का था, फिर मराठा राज्य जो था, विभिन्न राजा जो है उस टाइम का ज़माने के, ठीक है, सब कोई आपस में ही लड़ा हुआ करते थे। तो राजनीतिक एकता का अभाव प्रमुख कारण था देश की विशालता। ये बहुत बड़ा देश है, ठीक है। भारत का जितना बड़ा क्षेत्रफल है ना, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्रफल है, इसमें आपका जो अगर यूरोप का जो अखंड भारत की अगर बात किया जाए ना, तो यूरोप महादेश पूरा का पूरा इसमें समा सकता है, घुस सकता है, इतना जगह है। यूरोप महादेश में आपका 45 के आसपास लगभग देश है। तो 45 देश भारत का एक देश में घुस सकता है पूरा, और उसका पूरा जनसंख्या भी इसमें घुस सकता है। तो इतना बड़ा देश में क्या है ना कि विशाल बड़ा होने के कारण इसका राजनीतिक एकता नहीं था, आपस में लड़ते रहते थे। जैसे कि पहले भी कह चुका है कि भारत रूस को छोड़कर समस्त यूरोप का समान था। अतः इतने विशाल साम्राज्य का राजनीतिक एकता का स्थापना बहुत ही मुश्किल कार्य था। फिर भी बहुत सारा राजाओं ने इतिहास में कोशिश किया था, ठीक है। अब इसमें हम लोग दूसरा पॉइंट में बात किया है, ठीक है। जो दूसरा पॉइंट लिए है वो है कि विदेशी राज्यों को विजित करने का आकांक्षा ना होना। ये सबसे बड़ी मेन बात है। भारत में जो राजा रहता था, ठीक है, जो भी राजा ने अभी तक यहाँ पर राज किया है, वो लोग किसी ने भी दूसरे देश को आक्रमण करने के लिए कभी नहीं जाते थे। ये लोग क्या करते थे, भारत बहुत बड़ा था, ये लोग भारत को ही जीतने का हर टाइम हर अलग अलग राज्यों को जीतने का कोशिश करते थे। आप लोगों ने बहुत फिल्म देखा होगा, इतिहास भी पढ़ा होगा कि जो दक्षिण भारत तरफ का चोल शासक था, ये लोग ऊपर तरफ जाने का कोशिश करता था, जो उत्तर प्रदेश इधर साइड में। फिर पंजाब में जो लोग था, फिर पाकिस्तान पहले भारत का हिस्सा जब था, उधर का जो राजा हुआ करता था, ये लोग भी सब कोई ना कोई आपस में ही लड़ते थे। ये लोग जैसे कि यूरोप का जो उधर का जो यूरोप का बोलिए, अरबियन कंट्री का बोलिए, जो सऊदी अरब साइड का जो राजा हुआ था, मुसलमान राजा सब, तो ये लोग जैसे कि भारत में आके आक्रमण किया। अब ऐसा इतिहास आप लोग एक भी नहीं दिखा सकते कि भारत का कोई राजा चल गया यूरोप में, अमेरिका में जाके वहाँ को शासन किया, ऐसा नहीं है। कभी ये लोग गया नहीं। और भारत का अलग ही एक प्रकार की सभ्यता है और संस्कृति है कि हम लोग दूसरों को लूटने कभी नहीं गए, लूटना भी नहीं चाहते, तो इसलिए नहीं हुआ। और इसके लिए उन लोग आराम से अपना राज्य संभालते थे और पार कर देते थे अपना ज़िंदगी। तो इसलिए विदेशी वाला सब आक्रमण करते थे। अब विदेशी राज्यों को विजिट करने का कोई आकांक्षा नहीं था। तो डॉक्टर R.C. मजुमदार ने लिखा है कि विदेश की विशालता तथा संसार की इसकी तुलनात्मक पृथकता का एक महत्वपूर्ण परिणाम निकाला कि भारत एक विशिष्ट आत्मनिर्भर इकाई
या लगभग स्वयं एक छोटा सा संसार बन गया है। ये किसी के ऊपर निर्भर नहीं करते थे भारत। तो इस प्रकार से आप लोग लिखिएगा, ठीक है, पॉइंट पॉइंट बना के लिखिएगा तो आराम से आप लोग का नोट कंप्लीट हो जाएगा। अब इसी में जो तीसरा पॉइंट लिए है ना, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, तो तीसरा पॉइंट है कि भारत की सुरक्षा। अब भारत की सुरक्षा का बात करें तो इससे पहले भी अगला वाला वीडियो में मैंने बताया है कि उत्तर में पूरा हिमालय सागर है और हिमालय है तथा सागर से भारत सदैव प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करती है। 1962 से पूर्व उत्तर भारत की ओर से भारत का कोई आक्रमण नहीं हुआ था और अतः हिमालय में लाखों वर्ष तक भारत की सुरक्षा प्रदान की। और इसी तरह से दक्षिण में समुद्रों से चारों ओर घिरा हुआ है, ठीक है, तीनों तरफ से। तो यूरोपियन व्यवसायों ने सर्वप्रथम भारत पर ध्यान समुद्र में बड़े आवश्यकता की ओर से खींचा और इसका जो आर्थिक लाभ है, ठीक है, सबसे 4 नंबर पॉइंट में हम लोग लिए हैं आर्थिक लाभ। तो इससे आर्थिक लाभ क्या होता है, देखिए, भारत एक ऐसा देश है ना कि इसका हिमालय आर्थिक वरदान सिद्ध हुआ। कैसे? इसके अतिरिक्त उत्तर में जो भारत का हिमालय के कारण हमेशा समृद्ध रहा, पानी का कभी उधर से कमी होने नहीं दिया और हिमालय के घने जंगलों में इमारती लकड़ी, ठीक है, उद्योग धंधों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु वहाँ से निकलता था पहाड़ों से। और असंख्य बड़ी ये जुड़ी पुटियाँ जो दवाई बनती है, ठीक है, पाई जाती है। तो उत्तरी मैदान में बर्फीले नदियों के कारण पानी की कमी नहीं रही, खेतों में हमेशा फसल मिलता रहा खेतों से और प्राचीन काल से ही अत्यंत समृद्ध रहा। इसी कारण भारत का सोने का चिड़िया कहा गया है, ठीक है, क्योंकि भारत हमेशा पहले से भी आत्मनिर्भर था, अभी भी बन सकता है, अभी भी बनने का कोशिश कर रहा है, ठीक है। और अलग से हम लोग 5 नंबर में और एक पॉइंट लिया, सामाजिक जीवन पर प्रभाव। इसका सामाजिक जीवन पर कैसा प्रभाव है? तो भौगोलिक परिस्थितियों का भारत जो है, भौगोलिक परिस्थितियों का भारत में सामाजिक जीवन पर गहरा प्रभाव रहा। कैसे? न सप्त सिंधु अत्यंत प्राचीन काल का में सबसे प्राचीन उपजाऊ भूमि है। इसी में सरस्वती, सतलज, ब्यास, रवि और झेलम और सिंधु नदियाँ प्रवेश शामिल थे। यही पर आदिकाल में वेदों की रचना हुई है। अब 4 वेद तो आप लोग को पता है, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, चारों वेद का जो रचना हुआ इसी भारत में हुआ, ठीक है। और वेदों का रचना हुई और यहीं पर आर्य संस्कृति का प्रसार हुआ। पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, उज्जैन प्राचीन काल से ही आर्य सभ्यता का संस्कृति का महान केंद्र था। ये उज्जैन भी उत्तर प्रदेश में ही, ठीक है। तो इससे आप लोग आराम से जितना बताया मैंने उसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। आप लोग आराम से भी नोट भी बना सकते हैं इसका और वीडियो को स्किप करके आप लोग लिख भी सकते हैं। तो इस पॉइंट को मत भूलिएगा, ठीक है, पॉइंट में उसका विस्तारित डेफिनेशन कर दीजिएगा तो आराम से आप लोग का नोट कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट में जो निष्कर्ष है, ठीक है, निष्कर्ष को आप लोग आराम से इसको अभी इसका पूरा कंक्लूजन निकाल सकते हो। तो कंक्लूजन में यही लिखना है आप लोग ने कि जो भी हम लोग ने अभी तक विवरण देखा, ठीक है, सुना, आप लोग यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे जो, तो उपयुक्त विवरण से ही सही निष्कर्ष निकलता है कि तथापि भारत एक भौगोलिक भिन्नता पाई जाती है, तथापि यहाँ का भौगोलिक परिस्थिति, संस्कृति, एकता स्थापित करने में सदा ही सहयोग रही। यही कारण है कि भारतवर्षों में संस्कृत का सर्वगणनीय विकास अत्यंत प्राचीन काल से ही हो गया था और इसका कारण भी भौगोलिक परिस्थिति था। तो इस प्रकार से यह जो आलोचना था भारत का परिचय यहाँ पर पूरा समाप्त होता है। और लास्ट में आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप लोग ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये वीडियो अगर आप लोग को थोड़ा भी लगा कि हाँ मेरे लिए यूजफुल है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए। कोल्हान यूनिवर्सिटी में लगभग यूजी फर्स्ट सेमेस्टर में 16,000 के आसपास स्टूडेंट हैं, तो सभी को शेयर कीजिए जितना हो सके आप लोग, क्योंकि आपको अगर मदद मिला तो दूसरों को भी मिलना चाहिए। पूरा का पूरा कोर्स फ्री में है, ठीक है। तो सबको थैंक यू, धन्यवाद।
वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। मिलेंगे अगले वीडियो में और इसका दूसरा यूनिट में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सबको।